चलो जी, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। ये इसमें सेकंड पार्ट है। पहला वीडियो उम्मीद है कि आप सब देख चुके होंगे और आपने चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन था। थियरी ऑफ रिलेटिविटी का ये सवाल है। ये पूछ रहा है कि अगर हम जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज मेजर करते हैं उसको लाइट ईयर में क्यों करते हैं। तो इसका सबसे सही आंसर होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। रीजन ये है कि यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी आपने अगर पढ़ा होगा तो पता है कि ये ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस में क्या होती है, सेम होती है। बाकी के जो ऑप्शन है ये सारे के सारे ऑप्शन उतने करेक्ट नहीं है जितने का ये ऑप्शन आपका डी है। तो 26 का आंसर होगा डी। ठीक है। हाँ, एक और बात, मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पैनिक मत होना अगर तुम्हारे एक दो सवाल ऊपर नीचे हो जाते हैं देख के तो। ठीक है, बाकी ज्ञान की बातें हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया ने अडॉप्ट किया वो ब्रिटिश मॉडल से है, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस है। उन डिफरेंसेस को बताओ। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये कह रहा है कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, बिल्कुल सही बात है। और जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी जो पावर है वो लिमिटेड है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बेसिक्स का क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत में भी क्लास नोट्स में है, हर जगह मिल जाएगा। दूसरी बात है द मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन एक्ट आर रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब भी बैठती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो इसका मोटिव ये होता है कि उस चीज को इंटरप्रेट, कहीं पे भी अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ अगर आ रही है तो उस सिचुएशन में बनती है, ना कि किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट को लेके। तो ये वाले स्टेटमेंट गलत है, इस हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28 वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने इसको नहीं किया तो कोई बात नहीं, और अगर आपका गलती है तो भी कोई बात नहीं। 28 का जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी थी जो थी, उसने कहा था कि मिनिस्टर को और सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, और उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। एन गोपाल स्वामी अयंगर को दो तीन चीज़ों की वजह से दो तीन वजहों से जानते होंगे। सबसे पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, दूसरा मिनिस्टर ऑफ रेलवे रह चुके थे, और तीसरा कश्मीर इशू जब आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। और ये स्टेटमेंट सही है। जो हमारे पास डीओपीटी थी उसको 1970 में बनाया गया था, जो फर्स्ट एआरसी 1966 में बनाई गई थी। और फिर डीओपीटी के किसके अंदर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है। तो हमारे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए सी आंसर होना चाहिए। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29 राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 वाज थोड़ा सा टफ बिकॉज कि बहुत सारा आर्बिट्ररी फैक्ट था। जैसे स्टेटमेंट सेकंड आप इसका देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी है, बट फिर भी डिटेल में चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन टफ था, अगर आपने छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये गड़बड़ है, क्योंकि सेक्शन 33 है आरपीए 1951 का, जो कहता है कि आप दो जगह से ज्यादा से नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती है, कुछ कटा, हाँ ऑप्शन कटा जी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कॉमन है स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 को छोड़ देते हैं, स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिज पार्टी विल बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शंस। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अगर आप ए जगह से और बी जगह से इलेक्शन लड़े, दोनों जगह जीत गए, बी पे बाई इलेक्शन हो गए, तो आपकी पार्टी थोड़ा ना फंड करेगी। तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत होनी है, हमारे पास आंसर क्या बचा, आंसर बी बचा। 30 का आंसर बी है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31 सवाना वाला, इसके ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग थे। ये कह रहा है कि द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विथ स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्री। सही है कि सवाना में ग्रासलैंड होते हैं और उसके बाद ट्रीज की जो नंबर्स होती है वो कम होती हैं। तो ये ट्रीज का जो डेवलपमेंट होता है इसको चेक किया जाता है किन सारे फैक्टर से। तो इतने फैक्टर दिए गए, पहले तो सॉइल प्रॉपर्टीज है, दूसरा सीजनल रेनफॉल है, तीसरा ग्रेजिंग हर्बीवोरस है, सेकंड फायर है, और फर्स्ट है आपका बोरिंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स। तो देखो फायर तो पक्का से होगा। ठीक है, ग्रासलैंड वगैरह में फायर लगते हैं, जिससे ट्री का जो डेवलपमेंट होता है, फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो चेक हो जाता है। तो 2 ऑप्शन होने की वजह से ये दो तो कट गया। अब देखो मोर और लेस अगर बिना ऑप्शन का अगर कोई ऑप्शन इसमें होता है जिसमें 1 2 3 4 5 है तो सारे के सारे ऑप्शन सही होते हैं। बट हमारे हिसाब से इसका जो सबसे सही आंसर हो सकता है वो सी आंसर हो सकता है। ठीक है, सी इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 निहायत ही आसान क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है एकदम। ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ना जी बिल्कुल गलत बात है। आपने पढ़ा होगा कि जो ओशियंस है उसमें 97% के आसपास है, उसके बाद ग्लेशियर वगैरह आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है आपका, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, बट हाँ ये जब भी क्लाइमेटोलॉजी वगैरह पढ़ते हो तो ये दिया है, शायद एनसीईआरटी में भी दिया है। अगर ये गलत नहीं है तो इसका आंसर होना चाहिए बी आंसर होना चाहिए। नाउ कमिंग टू आपका क्वेश्चन नंबर 33। 33 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अच्छा चलो देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कह रहा है 33 का जो पॉइंट 5 है वो कह रहा है कि सीड्स ऑफ मॉरिगोना एंड टमारिंड्स आर यूज्ड एट प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिफ्थ वाला स्टेटमेंट सही है, तो अपना ये ऑप्शन कटा। उसके बाद कह रहा है इंडिया एक्सपोर्ट टैमारिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। ये थोड़ा सा देखते हैं, इसको थोड़ा सा रुक जाते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन है ना कि टैमारिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ये गलत है। ये अफ्रीका वाले रीजन से एंडेमिक था, ठीक। तो टू है गलत। टू गलत होते ही आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका ऑप्शन हो गया ये कट गया, ये हमने पहले से काट चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ये बहुत ही टफ था। अगर ये क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप मोरिंगा और टमरिड जैसे ट्रीज के बारे में सब कुछ जान ले, बट हाँ मोरिंगा करंट अफेयर्स में कवर हुआ था जनवरी के आसपास शायद, ठीक है, जनवरी के आसपास कवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछ रहा है ब्लैक कॉटन जो सॉइल है वो वेदरिंग से फॉर्म होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बट वेदरिंग किसकी होती है, तो वॉल्केनिक रॉक्स की होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपसे आना चाहिए था। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो वैक्सीन है इसके बारे में पूछ रहा है, तो वो जेनेटिक, तो पहला स्टेटमेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, ये सही है स्टेटमेंट। दूसरी जो स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड वेक्टर, ये स्टेटमेंट भी सही है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन न्यूज में बहुत ज्यादा था, वैक्सीन से 2-3 क्वेश्चन आ गए, वायरस बैक्टीरिया भरे पड़े हैं क्वेश्चन में, पेपर में। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 15 पिछले 20-30 साल के अगर आपने पेपर किए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको पेपर में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। उसके बाद देखो हेरिडिटरी डिजीज पे क्वेश्चन है, और फोकस में क्या माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज कह रहा है कि पेरेंट टू चिल्ड्रन को पास होता है, बट इसकी ट्रीटमेंट किससे, माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसका कि द चाइल्ड इनहेरिट माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर, ये गलत है। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। जो रिसेंट एक जो जर्नल था उसमें ये बताया गया था कि फादर भी रिस्पॉन्सिबल है। और एक और बात है कि कॉमन सेंस कहता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होते हैं वो एक टाइप के थोड़े ना होते, बहुत सारे डिजीज होते हैं। तो क्या सारे के सारे डिजीज के लिए मदरिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी गलत होता है और बच्चा अपने पास ऑप्शन ए। तो 36 का आंसर ही होना चाहिए। 37 आसान सवाल था, और आप जब बीटी कॉटन वगैरह पढ़ते हो तो ये चीज आपने पढ़ी होगी कि गोलागार्ड और गोलागार्ड 1 और गोलागार्ड 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी बेटा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है कि प्रेशर कुकर में अगर आप कुछ भी खाना बनाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड बिल्कुल सही बात, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम बिल्कुल सही बात है, खिचड़ी बनाते हैं तो टेम्परेचर ऊपर नीचे से भी असर होती है नहीं होती है। उसके बाद तीसरा वेट ऑफ लिड, तो आई पर्सनली बिलीव कि इसके 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से आंसर इसका डी हो जाना चाहिए था। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर में जो पूछ रहा है कि बैक्टीरिया फंजाई और वायरस में से कौन कौन सी चीज है जिनको कल्चर्ड किया जा सकता है सिंथेटिक मीडियम में। इसके आंसर 2 हो सकते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। 1 और 2 तो पक्का से पक्का होता है। अब ये बोर्ड पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यूपीएससी पे डिपेंड कर रहा है कि वो वायरस को मानती है कि नहीं मानती है। अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तुम लोग के जैसा तो मैं कैन था तो इट कैन बी कल्चर्ड, मतलब सिंथेटिक मीडियम में इसको बनाया तो जा ही सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके 2-3 आंसर, दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं। तो अगर तुम्हारे मार्क्स के डिफरेंस 10 नंबर 5 नंबर के आसपास आ रहा है तो मेंस की प्रिपरेशन करना बिना एक भी दिन वेस्ट किए हुए। 40 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। ये एडोनो वायरस से रिलेटेड है कि एडोनो वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा कि नहीं ये डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा जो है ये मैं आसान मानता हूँ, चूंकि एड्स से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो एड्स के लिए जो एचआईवी है वो आपको पता है कि वो रेट्रोवायरस है, ठीक है। और एडेनो वायरस जो है उसको वो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 है आपका पर्माकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड। तो पर्माकल्चर फार्मिंग है ना, तो इसमें कह रहा है
कि देखो सबसे पहली बात ऑप्शन देख लो, कहीं 1 2 3 4 है ही नहीं, तो ऑप्शन काटने में मतलब थोड़ा सा आसानी होगा। तो आपको पता होगा पर्माकल्चर जो होता है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मेथड होता है फार्मिंग का। तो ये जो तरीका है उसमें मल्चिंग यूज होती है, ये बिल्कुल सही बात है, मल्चिंग यूज करते हैं, बट अपन जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज करते हैं, तो उसमें ये मल्चिंग वगैरह प्रैक्टिसेस को यूज नहीं किया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट पक्का होगा, तो पक्का होगा तो ये दो स्टेटमेंट तो कट गए। अब चलते हैं देखते हैं कि 4 के अलावा कोई और स्टेटमेंट है जो सही हो सकता है। 3 पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बी में तो 3 है ही नहीं। तो 2 देखते हैं। 2 कह रहा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, मतलब सैलिनिटी ऑफ द सॉइल बढ़ जाएगी अगर आप केमिकल यूज कर रहे हो। तो हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप केमिकल फार्मिंग यूज करते हो तो सैलिनिटी ऑफ द सॉइल बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से आंसर इसका बी होना चाहिए था। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है पाम ऑयल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं मानता था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा पहला स्टेटमेंट पता होना चाहिए था कि साउथ एशिया का नेटिव नहीं है। ठीक है, ये नेटिव है अफ्रीका वाले रीजन का। तो पहला स्टेटमेंट गलत होते ही ये आंसर आपका आ गया बी। मैं मानता हूँ ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43 मैप एनसीईआरटी के मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इंडस में जो बहुत सारी रिवर्स आती हैं, ठीक है, तो उसमें से कौन सी रिवर है जो डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करती है। तो मेरे हिसाब से चेनाब ये होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं मानता हूँ, क्योंकि बच्चे मैप्स इतनी अच्छा आसानी से, इतने मतलब डिटेल में, इतने बारीकी से तो नहीं देखते, बट देख लो जो प्रिपेयर करेंगे अगले साल के लिए कि यूपीएससी किस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका ए। ये क्वेश्चन आसान था, चूंकि सांभर लेक के बारे में सब कोई जानता है। अगर सांभर लेक के बारे में सब कोई जानता है तो अगर किसी ने बस इतना कोशिश कर लिया होगा कि और कौन कौन से लेक्स हैं, सलीन लेक्स हैं जो राजस्थान में अवेलेबल है, तो आपको पता चल जाता कि आंसर डी होगा इसका। वैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सरगोल और काटो, ये दो है जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में भी रहता है और जो मैप्स वगैरह में भी दिख जाता है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि ब्राह्मणी कि इनमें से कौन सी रिवर्स हैं जो आपकी ईस्टर्न घाट्स में राइज करती हैं। देखो दो रिवर तो पक्का पता है कि एक तो सुवर्णरेखा है, ठीक है, दूसरा ब्राह्मणी है। ये दो रिवर मतलब आपको पता होती है ना, जब भी आप रिवर्स ऑफ ईस्टर्न घाट पढ़ते हो, पढ़ना ही चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और ईस्टर्न घाट जब भी पढ़ते हो तो वहां से रिवर्स तो पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। तो ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा तो पता ही है, तो कहीं पे 1 और 3 आंसर है। लो 1 और 3 केवल एक ही जगह आंसर है डी में। ठीक है, तो इसका आंसर निकल गया डी। तो ये हमारा सेकंड वीडियो था। नेक्स्ट के 2 वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अगले 55 सवाल को हम निपटा दें। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना। हम एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइव करेंगे, और कोई भी अगर हमें अपडेट देना होगा तो मैं वीडियो लाके उसको दिशा के ही यूट्यूब चैनल पर इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं थर्ड पार्ट में।